नमस्कार। मैं रेखा धीमान। मैं अपने इस चैनल पर ग्रामर से रिलेटेड सभी चीजें जो भी ग्रामर के अंतर्गत आती हैं, व्याकरण, हिंदी व्याकरण, मैं डाल रही हूँ, जो छात्रों को और इवन टीचर्स को भी फायदा ही होगा। मेरा इतना लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस है, वही टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी छात्रों को मुश्किल लगता है, क्योंकि ग्रामर जब तक सही नहीं होगी, कोई भी भाषा अच्छे से बच्चे जान नहीं पाएंगे। तो आज इस चर्चा का विषय यही रहेगा, व्याकरण में क्या है, भाषा, लिपि और व्याकरण, कि ये सब चीजें हैं क्या, क्यों जरूरी है। क्योंकि हम बोलचाल तो लेते हैं, कौन सी हर एक बेशक कोई भी लैंग्वेज में हम बात करते हैं, किसी भी भाषा में बात करते हैं, पर भाषा है क्या। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हम समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, और जो अपनी बात है और जो हमारे विचार हैं, हम बोलकर ही व्यक्त करते हैं। और भाषा को ध्वनि संकेतों की व्यवस्था माना जाता है, कि एक हमारे विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए ये एक माध्यम है, हमारी ध्वनि आवाज। और यह मनुष्य के मुंह से निकली हुई अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशंस है हमारे। इसे विचारों के आदान प्रदान का एक आसान साधन माना जाता है, कि अगर हमने किसी को अपनी बात समझानी है तो भाषा होगी, चाहे लैंग्वेज कोई भी होगी, अ, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, कोई भी। तो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो हम माध्यम यूज करते हैं, माध्यम का प्रयोग करते हैं, वो है भाषा। और संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी माना जाता है, कि सभी जो हमारी हिंदी भाषा है वो संस्कृत से बनी है। हमें पता है कि भाषा का लिखित आज भी संस्कृत में पाया जाता है, लेकिन मौखिक रूप जो मुंह से जो निकलता है, वो अपने जो हम बोलते जाते हैं, वो कई चीजें वो बदल चुकी हैं। आज हम इन्हीं को तद्भव शब्दों के रूप में जानते हैं, कि कोई जो संस्कृत से बदल गए, हिंदी से बदल गए हैं, या दूसरी भाषाओं ने उसे अपना लिया है। तो भाषा बदलती रहती है। हिंदी भाषा को अपने अस्तित्व में आने के लिए बहुत समय लग गया है। पहले ये संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, और प्राकृत से अपभ्रंश, तब अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। कि पहले ऐसे शब्दों का इतना विकास नहीं हो पाया था, और इस पे रिसर्च होती रही, शब्दों को जो अच्छा रूप दिया जाता रहा। और उसमें जैसे ना एक मूर्ति वो तराश के, हर बार जब उसको नया रखते थे तो थोड़ा सा उसको छाड़ पहुंच के या उसको सजा के, तो यही भाषा है कि वो आगे बढ़ती रही। तो भाषा की परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या है। भाषा शब्द को संस्कृत की भाष धातु से लिया गया हो। जो मेन शब्द है ना, वो भाष है, और जिसका अर्थ होता है बोलना। हमारे भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में जो ध्वनि संकेतों की व्यवस्था प्रयोग में लाई जाती है, उसे भाषा कहते हैं। कि जो भी हम बोल रहे हैं, ये भाषा है जो हम बोलते हैं। दूसरे शब्दों में भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अब मैं जो बात कर रही हूँ वो भी भाषा ही तो है। और जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, और दूसरे के विचारों को सुनकर या पढ़कर हम समझते हैं, उसे भी भाषा कहते हैं। मनुष्य कभी शब्दों, कभी सिर हिलाने या किसी संकेत द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्ति करता है, अपने विचार। अभी जैसे कोई कुछ बोलते थे, हाँ जी, यस, हाँ, ये जब प्रयोग करते तो ये भी हमारे विचारों को ही अभिव्यक्त करता है। अगर कई बार होता है कि कोई हमसे कोई पूछता है तो सिर हिला देते हैं कि हाँ में, अगर ना तो दूसरी तरह सिर हिला देते हैं, तो ये भी हमारे विचारों की अभिव्यक्ति है। किंतु भाषा केवल उसी को कहा जाता है जो बोली जाती है या सुनी जाती है। यहाँ पर बोलने का अभिप्राय गूंगे मनुष्यों या पशु पक्षियों की बोली से नहीं,
बल्कि बोल सकने वाले मनुष्यों के अर्थ में लिया गया। अभी तो आप समझ रहे होंगे। और मैं बता रही हूँ कि भाषा के भेद कितने, एक तो लिखित और मौखिक। पहला मैं बताती हूँ कि लिखित, जो हम लिख कर, मान लो पत्र पे है, टाइप करके है, और आजकल मोबाइल का जमाना है तो मोबाइल पे लिख कर, जब वो लिखित भाषा है जो दूसरा पढ़े। जब हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से अपनी बातें लिखकर व्यक्त करते हैं, पहले तो पत्रों का बहुत चलन था, तो पत्र पत्र व्यवहार होता था, उस पे लिखते थे, तो वो लिखित भाषा होती थी। और यह भाषा का स्थायी रूप होता है। अगर हम किसी को रिटर्न में देते हैं, लिखा हुआ देते हैं, तो वो लिखा हुआ रहता है। कई बार बोलते हैं ना कि आप हमें रिटर्न में दो, ताकि हमारे पास वो प्रूफ रहे। तो जो लिखित भाषा है वो हमारे पास स्थायी रूप से रहती है। ये लिपि पर आधारित होती है, और इसे अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखा जा सकता है कि जो भी लिखा है। और दूसरे शब्दों में, जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा, पुस्तकों द्वारा, पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, तब उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। अगर ये लिखित रूप नहीं होता तो हमारे पास आज ग्रंथ ग्रंथ बड़े बड़े हैं वो नहीं होते। पुस्तकें हैं, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, ये सब भाषा के लिखित रूप हैं। जिससे हमें ज्ञान में वृद्धि होती है, जब चाहे हम फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। बेशक आज हमारे पास ये गूगल बाबा है कि नहीं हम यहाँ से पर फिर भी जो लिखी हुई पुस्तकों में है, पत्र पत्रिकाओं में या किसी लेटर में, तो उसको उसका स्थायी रूप माना जाता है। मौखिक, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, साथ में मेरे जो मैंने मेरे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, दोनों रूप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मौखिक भी और लिखित भी। मौखिक क्या है, जो मैं जैसे अभी बोलकर अपने विचार और तुम्हें ये समझा रही हूँ, तो वो मौखिक है। जब हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों एवं मनोभावों को बोलकर प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग तभी होता है जब श्रोता सामने हो, पर आजकल ऐसा नहीं है ना। ये भी तो ये माध्यम है। अभी हम इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंच रहे हैं। आवाज सुन के भी कोई सामने नहीं भी देखेगा तो वीडियो सुनता रहेगा। तो दूसरे शब्दों में, आमने सामने बैठे व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं अथवा कोई भाषण आदि द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे नाटक, जो फिल्में हैं, समाचार सुनना, संवाद, भाषण, ये सभी मौखिक रूप हैं जो सिर्फ बोलते हैं हम। पर मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको लिखित और मौखिक दोनों चीजें हैं कि मैं बोल के भी बता रही हूँ, और लिखा हुआ मेरे आपको दिखाई दे ही रहा है। और भाषा के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। ये कौन कौन सी भाषाएं होती है? मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा। आज इस पे भी हम चर्चा करेंगे, ताकि आपके ज्ञान में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो सके। आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो कई चीजें हमें ऐसा लगता है कि ये नई कैसे है, नई नहीं है। पर भाषा के विकास करना है तो हमें ये चीजें आनी ही चाहिए। मातृभाषा, जिस भाषा को बालक बचपन में अपनी माँ से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। जो घर पे बोली जाती है ना, कि कोई घर पे हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, तो वो मातृभाषा है। राजभाषा क्या होती है? जब किसी देश में सरकारी काम में भाषा का प्रयोग होता है, उसे राजभाषा कहते हैं। जो भी हमारे पत्र होते हैं या कुछ बैंक के, देखना आप उसमें हिंदी में भी लिखा आएगा। और अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा है, क्योंकि इंग्लिश का भी प्रयोग हमारे देश में बहुत होता है। और राष्ट्रभाषा, भारत में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी, लिखी, सुनी जाती हैं, सबको पता है। और सब प्रदेशों की अपनी अलग भाषा है। और भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया है। याद रखना ये चीज। वो है संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमिया, पंजाबी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बंगला, उड़िया, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुर, मराठी, मलयालम, मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली और सिंधी है।
इन सभी भाषाओं का प्रयोग अपने अपने क्षेत्र में किया ही जाता है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और बहुत सारी यहाँ पर बोलियां हैं। तो ये इनको मान्यता दे ही गई है। पर हिंदी को पूरे भारत में बोला जाता है, इसलिए उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। मानक भाषा, मानक हिंदी हिंदी भाषा का ही मानक रूप होता है। इसे शिक्षा और जो कार्यालयों में जो कामों में प्रयोग लाई जाती है। हम जानते हैं कि भाषा का क्षेत्र काल और पात्र की दृष्टि से बहुत व्यापक है, और भाषाओं के विविध रूप को मानक कहते हैं। भाषा और बोली, अभी इसमें भी अंतर आप समझना। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को बोली के रूप में कहा जाता है, और हमारे देश में तो ऐसी है, अगर हम कि एक एक कोस पर भी जो बोली है बदल जाती है। अर्थात स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप में होने वाली भाषा बोली कहलाती। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। छोटे भूभाग में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, और बोली को भाषा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। स्टार्टिंग उसका रूप है। बोली भाषा का स्थानीय रूप होता है। हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में बोलते हैं कि एक एक कोस पे, एक एक मील पे बोली बदल जाती है। हम जानते हैं कि हर 10 किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती है। मैं तो उससे भी कम बोल रही हूँ कि अगर 1-2 किलोमीटर के बाद भी बदल जाती है। और भाषा जो है वो व्याकरण के नियमों से बंधी होती है, लेकिन बोली स्वतंत्र होती है। कोई भी उनकी भाषा अलग हो सकती है, पर बोली अलग हो सकती है, पर भाषा को व्याकरण के नियमों का पालन करना ही पड़ता है। जब कोई भाषा बहुत बड़े भाग में बोली जाती है तो वह क्षेत्र में बंट जाता है और बोली बोली जाने लगती है। कोई भी बोली हो विकसित होकर फिर वो भाषा का रूप ले लेती। हिंदी को भी एक समय में बोली माना जाता था, क्योंकि इसका विकास खड़ी बोली से हुआ था। बोली को लिख नहीं सकते, इसलिए उनका साहित्य मौखिक होता है। आपने देखा होगा कई भाषाएं हम बोलते हैं, पर लिखने में आ, वो नहीं मिलती है, कोई भी उसका साहित्य नहीं होता, लिटरेचर नहीं होता। और जब कोई बोली विकसित होती है तब उसका साहित्य, उसका लिटरेचर भी बन जाता है और वो भाषा का रूप ले लेता है। और अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली अवधी है, बिहार की भोजपुरी और मैथिली, हरियाणा में हरियाणवी और बांगड़ू, राजस्थान में राजस्थानी, मारवाड़ी और गुजरात में गुजराती बोली जाती है। पर धीरे धीरे जब इसका विकास हो रहा है तो वो भाषा का ही रूप ले रही है। अभी जो लिखा जाता है वो क्या होता है, किस में लिखा जाता है, तो वो लिपि। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की जरूरत होती है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। इसके माध्यम से मौखिक रूप की ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। सारी भाषाओं को लिखने की लिपियां अलग हैं। जैसे अभी मैं आपको थोड़ी सी लिस्ट बता देती हूँ। हिंदी, संस्कृत, मराठी ये देवनागरी लिपि की है। पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी फारसी इसकी लिपि है। अरबी की अरबी लिपि है, और बंगला की बंगला लिपि है। जो रूसी भाषा है, रशियन जो है वो रूसी उसकी लिपि है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश ये रोमन लिपि है। हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, और हम हिंदी की बात कर रहे हैं। तो इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है, और हर वर्ण का आकार समान होता है, और ये उच्चारण के अनुरूप लिखी जाती है। व्याकरण, मनुष्य मौखिक और लिखित भाषा में अपने विचार प्रकट कर सकता है और करता रहा है, किंतु इसे भाषा का कोई निश्चित या शुद्ध स्वरूप स्थिर नहीं हो सकता। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना की जरूरत होती है, और उस नियमबद्ध योजना को हम क्या कहते हैं? व्याकरण। और साधारण शब्दों में व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने का, पढ़ने का ज्ञान उससे सीखा जाता है।
शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण को जानने की बहुत जरूरत होती है। बेशक हम हिंदी जानते हो, पर हमें उसके जो व्याकरण, लिंग वचन सारे हमें आने चाहिए, तभी हमारी भाषा शुद्ध होगी। व्याकरण से भाषा को बोलना और लिखना आसान हो जाता है। व्याकरण से हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है, क्योंकि अगर हम किसी चीज को लिख रहे हैं तो भाषा शुद्ध भी होनी चाहिए। भाषा को प्रयोग करने के लिए हमें भाषा के जो नियम है उसको जानने की जरूरत है, और यह जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। भाषा और व्याकरण का संबंध क्या है? कोई भी व्यक्ति व्याकरण को जाने बिना भाषा के शुद्ध रूप को नहीं सीख सकते। इसी वजह से भाषा और व्याकरण का बहुत गहरा संबंध है। व्याकरण भाषा को उच्चारण, प्रयोग और अर्थों के रूप को निश्चित करता है। हमें पता लगना चाहिए कि किसी शब्द का उच्चारण कैसे होता है, और कौन बताता है हमें? व्याकरण। और व्याकरण के अंग कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। आज मैं संक्षिप्त में इनके आपको परिभाषा बता रही हूँ। वर्ण विचार क्या है? इस विचार में वर्णों के उच्चारण, रूप, आकार, भेद, वर्णों को मिलाने की विधि और लिखने की विधि बताई जाती है। शब्द विचार, इस विचार में शब्दों के भेद और कहाँ से पैदा हुए, रचना कैसी है, रूप क्या है, प्रयोगों और उत्पत्ति का अध्ययन करवाया जाता है। और पद विचार, इस विचार में पद का और पद के भेदों का वर्णन किया जाता है। वाक्य विचार, इस विचार में वाक्यों की रचना, सेंटेंस कैसे बनते हैं, उनके भेद, वाक्य बनाने और वाक्यों को अलग करने, विराम चिन्ह, जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, पद परिचय, वाक्य निर्माण, गठन, प्रयोग, सबका अध्ययन वाक्य विचार में करवाया जाता है। अभी ये तो मैंने पढ़ाया, कुछ प्रश्नों के उत्तर इसी के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। उम्मीद है कि ये आपको बहुत लाभदायी होंगे। कि भाषा किसे कहते हैं? सीधा प्रश्न ऊपर मैंने समझाया। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो। और भाषा के कितने प्रकार हैं? दो हैं, मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक जो हम बोलकर एक दूसरे के साथ प्रकट करते हैं, और अभी जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, कोई भाषण दे रहा है, तो वो मौखिक हुए। लिखित क्या होता है? जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिख कर दूसरे के सामने व्यक्त करता है, तो उसको भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे हम लेटर लिखते हैं, आप अपने पिताजी को, पर हाँ आजकल का टाइम अगर उसका मोबाइल का है, तो मोबाइल पर भी तो हम लिखकर अपने विचार भेजते हैं ना, मैसेज भेजते हैं एक दूसरे को। और लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। और मैंने बताया ही आपको कि सबके जो जो चिन्ह हैं वो अलग अलग हैं, लिपियां अलग अलग हैं। और संस्कृत और हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, ये याद रखना आप हमेशा। और बोली किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष या सीमित क्षेत्र में, छोटे एरिया में जो बोला जाता है भाषा के रूप को, जो बोली, उसको बोली कहते हैं। और बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। और व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, पढ़ना, और जो जिससे हम सीखते हैं वो एक तरह का शास्त्र ही है, वो है व्याकरण। व्याकरण द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का हमें ज्ञान होता है, और इन नियमों को ज्ञान से ही व्यक्ति भाषा को सही रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना जान सकता है। और आज का जो टाइम है कि जो एमसीक्यू, तो थोड़े से एग्जाम्पल मैं भी यही दे रही हूँ आपको कि भाषा किसे कहते हैं, उसके चार ऑप्शन दिए हैं। भाषा के आदान प्रदान के साधन को, लिखने के ढंग को, भाषण देने की कला को, और इन सभी को। तो उत्तर उसका है भाषा के आदान प्रदान के साधन को। दूसरा है लिपि किसे कहते हैं? आप देख रहे हो मैंने चार ऑप्शन आपको लिखे हुए, और उत्तर है भाषा के लिखने की विधि को। बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है,
मौखिक भाषा। और लिखित भाषा का अर्थ है, चार ऑप्शन यहाँ भी दिए हुए हैं, आप पढ़ना। अगर आपको कहीं ऐसे लगता है कि तो रोक कर भी, आप वीडियो पॉज करके भी आप अपने पढ़ सकते हैं। तो विचारों के का लिखित रूप जो होता है। और हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, मैंने अभी बताया आपको। तो यहाँ जो रेड में दिया हुआ है, संस्कृत से। और भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, मैंने बताया था अभी, 20, 21, 22, 25। तो रेड में लिखा है 22। मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, डैश मैंने दिया हुआ है, नीचे आंसर भी दिया हुआ है लिपि। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं, लिपि, उपभाषा, बोली, बोली, मौखिक भाषा। तो उत्तर है बोली। भाषा के शुद्ध रूप का हमें कहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है, अभी आप हम बातचीत उसी से कर रहे थे, लिखित, मौखिक, व्याकरण द्वारा, बोली द्वारा। तो उत्तर उसका है व्याकरण द्वारा। भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, व्याकरण। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद है आपको इसके बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। आपको अगर कहीं भी डाउट इसमें आता है, कहीं आपको शंका होती है, तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। या कहीं आपको ये जो मैंने अभ्यास के लिए आपको दिया है, तो आप देखते देखते वहां पे पॉज करके इसको पूरा पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह की भाषा, व्याकरण, या अपने हिंदी भाषा के ज्ञान के लिए बहुत सारी स्टोरीज मैंने इस चैनल पर अपने डाली हुई हैं। आप उसको देखिए और नीचे कमेंट करना ना भूलें। और हो सके तो उसको बार बार देखो, जिसका आनंद आपको जब भी आए। अगर आपको 4 बार भी कमेंट करना पड़े तो कोई बात नहीं, आप लिखिए कि आपको और कैसी कहानियां चाहिए। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज अभी कर लें, ताकि आपको जो भी यहाँ जानकारी दी जाए जल्दी ही आपके पास पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमेशा खुश रहो।